भी बताएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग स्पेशल। आप देख रहे हैं अगले आधे घंटे लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे, रूबरू कराएंगे। लेकिन बड़ी जो खबर है वो इंडोनेशिया से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। आज G20 समिट में शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। कुछ देर पहले उनका रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया गया। और इस बार का जो G20 समिट है कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे और दुनिया उन्हें सुनने वाली है। 4-5 बड़े मसले जिन पर बात होगी, चाहे वो ऊर्जा की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, चाहे खाद्य और कृषि की बात हो, या इंटरनेशनल इकोनॉमी पर चर्चा करने की बात हो। देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम किया है, जिसके बाद वो रेड कार्पेट पर वॉक करते नजर आए। जो पहला सेशन अब से कुछ ही वक्त में शुरू होगा, जो फूड और एनर्जी पर होगा, यानी किस तरह से जो खाद्य पदार्थ बर्बाद हो रहे हैं उन्हें बचाया जाए और किस तरह से ऊर्जा संरक्षण किया जाए। क्योंकि इस बार का जो G20 समिट है उसका मेन मकसद यही है कि ऊर्जा संरक्षण कैसे हो, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कैसे रोका जाए और टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे और आपकी जिंदगी को और बेहतर और आसान बना सके, इस पर चर्चा होनी है। और प्रधानमंत्री मोदी का बाली में G20 समिट से पहले का जो वर्किंग सेशन है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। यह सेशन फूड एंड एनर्जी सेफ्टी पर होगा। ये देखिए, उनके साथ अजीत डोवाल दिखाई दे रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पीएम मोदी वहां पर हैं और अलग अलग जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज उनके साथ लंच का कार्यक्रम है। एक बड़ा सेशन होना है, जो देश अलग अलग देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, करीब 10 मुल्क ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस सेशन में शामिल होंगे। और इस बार का G20 समिट इसलिए खास है क्योंकि इस बार भारत को उसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी मिली है। और तस्वीरें देखिए, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडेन वहां पहुंचे हैं, शी जिनपिंग वहां पहुंचे हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऊर्जा पर बात करेंगे, जब खाद्य सुरक्षा पर बात करेंगे, जब डिजिटल परिवर्तन पर बात करेंगे, तो मुल्क, दुनिया के देश उन्हें सुनेंगे। इस बार का G20 समिट इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार भारत को उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रेसिडेंसी मिली है। और G20 समिट में पीएम का जो आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया वो वहां के राष्ट्रपति ने किया। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे विश्व नेताओं के साथ लंच करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो बाइडेन वॉक करते आपको रेड कार्पेट पे दिखाई दे रहे होंगे। जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं, शी जिनपिंग वहां पर पहुंचे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री उन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सऊदी के प्रिंस हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बाली के इंडोनेशिया में G20 समिट हो रहा है। दुनिया भर के जो 20 बड़े मुल्क हैं, जिनकी 66% आबादी दुनिया की इन मुल्कों के साथ होती है, 80% से ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये मुल्क आपस में मिलकर करते हैं। कुल 20 प्रोग्राम होने हैं, जिनमें 10 अलग अलग मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो शामिल होंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी का सेशन है, जो पीएम मोदी बोलेंगे, दुनिया के लोग उन्हें सुनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम लगातार है। सुबह 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार स्वास्थ्य से जुड़े जो मसले हैं उन पर बातचीत होगी। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है, जिसमें वो भारतीय समुदाय से वो खातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे की अगर बात करें तो उनके सम्मान में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके सम्मान में G20 समिट में जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके सम्मान में एक वेलकम डिनर और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत भव्य, बहुत दिव्य है इस बार का G20 समिट और भारत को अध्यक्षता मिलने जा रही है। यानी अगले 1 साल तक G20 की जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितने भी कार्यक्रम होंगे, उनको भारत चेयर करेगा। आर्थिक वृद्धि पर बात होगी, खाद्य ऊर्जा पर बात होगी, संरक्षण पर बात होगी, टेक्नोलॉजी पर बात होगी, एनवायरनमेंट पर बात होगी। और इस बार पीएम मोदी जब होंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि G20 से बड़ी खबर यह, कंबोडिया के जो पीएम हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो पीएम है कंबोडिया के वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। देखिए, कोविड का डर था और वही हुआ। G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे और कंबोडिया के जो पीएम हैं, अब खबर आ रही है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और पीएम भी इस समिट का हिस्सा है। ऐसे में उनका कोविड पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। समिट पे पीएम मोदी शामिल थे।
और जो कंबोडिया के पीएम वो समिट के तमाम फंक्शंस में देखे गए हैं। प्रधानमंत्री वहां पर हैं, जो बाइडेन वहां पर हैं, शी जिनपिंग वहां पर हैं, इमैनुअल मैक्रो वहां पर है, तमाम मुल्कों के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल। ऐसे में कंबोडिया के पीएम का कोविड पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ी खबर है और निराशा वाली खबर भी है। समिट में कंबोडिया के पीएम थे, लोगों के संपर्क में आए होंगे। अब देखने वाली बात है क्या उनको आइसोलेट किया जाता है और बाकी के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ क्या उनका भी कोविड टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कंबोडिया के पीएम कोविड पॉजिटिव हो गए। G20 समिट में कंबोडिया के पीएम शामिल थे और प्रधानमंत्री मोदी का जो बाली में G20 समिट के पहले जो वर्किंग सेशन है उस पर सबकी निगाह थी। लेकिन देखिए अब बड़ी खबर है कि कंबोडिया के जो पीएम है कोविड पॉजिटिव हो गए। ये तमाम कार्यक्रम है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज भारतीयों से मुखातिब होंगे, एक लंच का कार्यक्रम है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और जो पहला सेशन होना है वो फूड और सेफ्टी पर होना है। लेकिन देखिए उससे पहले ये बड़ी खबर आती है, कंबोडिया के पीएम कोविड पॉजिटिव हो जाते। तस्वीरें देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर तस्वीरों में दिख रहे हैं। डोवाल आपको दिखे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन आपस में गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, कंधे पे हाथ है। इमैनुअल मैक्रो वहां से गुजरे हैं, देखिए उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया है। एस जयशंकर वहां दिखाई दे रहे हैं और देखिए तमाम जो ताकतवर मुल्क हैं दुनिया के वो एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी जो बाइडेन से देखिए गले मिल रहे थे, कंधे पर हाथ रखा था और मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे। इस बीच इमैनुअल मैक्रो पीछे से आते हैं, वो रुकते हैं, वो पीएम मोदी को हेलो करते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वो जो बाइडेन से भी मुलाकात करते हैं, जो बाइडेन को भी हेलो बोलते हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत की सामरिक ताकत बढ़ती जा रही है, भारत का जो इंटरनेशनल टाइप है दुनिया भर के मुल्कों के साथ वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये तस्वीर अच्छी लगती है कि जहां हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष दुनिया भर के तमाम ताकतवर मुल्कों के साथ खड़ा है, वहां बातचीत हो रही है। अब देखिए सेशन से पहले की तैयारी है। जो बाइडेन वहां पहुंचे, इमैनुअल मैक्रो आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, जर्मन की जो वाइस चांसलर थे वो भी दिखाई दे रहे थे और ये देखिए पीएम मोदी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। जो बाइडेन से मुलाकात की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दोनों गर्मजोशी के साथ मिले हैं, हाथ मिलाया है, कंधे पर हाथ दिखाई दे रहा था पीएम मोदी का, दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये जो बॉडी लैंग्वेज है अब से पहले कभी देखी नहीं गई। जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है, स्वरूप बदल गया है, ढांचा बदल गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो परिभाषाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो या दुनिया का कोई भी बड़ा ताकतवर मुल्क, हर कोई भारत को पसंद करता है। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भारत की तारीफ में इतनी कसीदे गढ़ी, उन्होंने कहा कि आने वाला जो वक्त है वो भारत का है। जो बाइडेन भी यदा कदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर है। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर मेरे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री एक दूसरे के गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे बड़ी मजबूती की तस्वीरें कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जो मंच है G20, जहां पे सिर्फ 20 राष्ट्र हैं। आज 19 हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए हैं। पर इससे पता चलता है कि भारत उस व्यवस्था का हिस्सा बन गया है जो महत्वपूर्ण निर्णय दुनिया के करती है G20 में 15 साल से। बट अभी एक नया आयाम आया है, वो ये कि इस बार प्रधानमंत्री बाली में है, इंडोनेशिया में, और कल भारत 1 साल के लिए अध्यक्ष पद संभालेगा। इंडोनेशिया विधिवत काम वो सौंपेगा जो इंडोनेशिया ने 1 साल किया है। और उसके बाद ये अगली समिट भारत में होगी। 200 से ज्यादा जो है बैठकें होनी है, पूरे मंत्रणाएं होनी है, पूरे भारत भर में होंगी, दिल्ली में होंगी और राज्यों की राजधानियों या और भी जगह होंगी। तो एक नया एक भारत का जो एक तस्वीर है निकल के आएगी। लोग जब देखेंगे G20 के माध्यम से भारत का बहुत सारे हिस्सों को, बहुत सारे रणनीतियों को, एजेंडा जो बनाया जाएगा, तो अपने आप में एक ऐसा समय है, चुनौतियों का भी समय है और मौके का भी समय है, जिसे कहते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ऐसे में इन तस्वीरों के मायने दुनिया को देखने को मिलते हैं वो ये कि भारत की जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो काबिल है इस तरह की व्यवस्था को 1 साल तक संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ वो अपने आप में बहुत ही अच्छी और सुखद बात है देश के लिए कि ऐसे पड़ाव पे जब विश्व जो है बहुत मुश्किलों से निकल रहा है और खाद्यान्न की समस्या है और फ्यूल की और एनर्जी की समस्या है, उस समय में क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ऐसे में भारत नेतृत्व देगा
ऐसे संगठन को जिसमें सारी वैश्विक जो ताकतें हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको कहते हैं, और जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनका एक ऐसा संगठन जो एजेंडा सेटिंग करेगा विश्व के लिए अगले 1 साल, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और ये तस्वीरें यही बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक पर्सनल टच होता है डिप्लोमेसी में, एक जो केमिस्ट्री वो डेवलप करते हैं दुनिया के नेताओं के साथ, वो एक देखने को मिलती है, छलकती है इन चीजों में। और आज पूरे दिन तो ऐसा समय है जब प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, स्पेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेंगे, सिंगापुर के राष्ट्रपति से मिलेंगे। हो सकता है इसी बैठक में थोड़ा सा संवाद शी जिनपिंग के साथ हो जाए, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो मैं समझता हूं उनको बधाई देना तो बनता है। तो एक वो उस तरह का पुल साइड, उस तरह का एक चीन के राष्ट्रपति के साथ भी हो सकता है। तो अपने आप में ये जो अगले 1.5 दिन है, जो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में बाली में है, G20 में हिस्सा ले रहे हैं, और ऑफ कोर्स जब कल पूरी तरीके से विधिवत तरीके से भारत को सौंपी जाएगी अध्यक्षता, तो बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक 2 दिन और प्रधानमंत्री वहां इन तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। पता चलता है किस तरह का नेतृत्व उनका है, किस तरीके से उनको देखा जाता है। ये सब अगले 2 दिन में हमें तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, G20 समिट का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। फूड एंड एनर्जी सेशन पहला होगा। नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। जो बाइडेन से मुलाकात की, इमैनुअल मैक्रों तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और भारतीयों को संबोधन किया है। स्वास्थ्य से जुड़े सेशन पर बातचीत होगी। ऋषि सुनक तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 19 देश पहुंचे हैं। पुतिन वहां पर अभी नहीं है, लेकिन तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं। G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि G20 आखिर खास क्यों है। यह समझिए, दुनिया की 85% जीडीपी है इन 20 देशों के आसपास मूव करती है, यानी 85% बिजनेस ये करते हैं। दुनिया का 75 करीब 66% आबादी G20 की, यानी जो 20 मुल्क है, यहां पर जो आबादी है वो पूरी दुनिया की आबादी करीब 66% है, यानी जो कंजम्पशन है, डिमांड सप्लाई सबसे ज्यादा G20 कंट्रीज में होती है। और बड़ी बात अब क्या है कि अब पीएम मोदी इस सेशन को संबोधित करने वाले। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिजोरम से आ रही, जहां पर पहाड़ खिसकने से कई मजदूर दब गए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। पूरी खबर देखिए। मिजोरम में जिंदगी की जंग, ढह गई खदान, फंस गए मजदूर। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों के दबने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। घटना मिजोरम के हनाथियाल जिले की है, जहां के मोदाड़ गांव के पास कुछ मजदूर पत्थर की खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और पहाड़ का चट्टानी मलबा मजदूरों के ऊपर गिर गया। इस घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हादसे की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ के नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन और जेसीबी मशीनें भी दिख रही हैं। फिर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा नीचे ढहने लगता है। पहाड़ गिरने से नीचे खड़े मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग मलबे में दब जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। मलबे में कई मशीनें भी दब गई हैं। खदान इतनी तेजी से ढहा कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान मजदूरों को बचाने के मिशन पर लगे हुए हैं। हालांकि बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूर दूसरे राज्यों के रहने वाले थे। दरअसल इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसके लिए पत्थर निकाले जा रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगली बड़ी खबर जम्मू, जहां पर एक बैग में संदिग्ध आईडी मिला। हालांकि राहत की बात यह थी कि एजेंसियों को पहले खबर लग गई, जिसके बाद इस आईडी को ब्लास्ट कर तबाह किया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लगातार जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम हो रही है और लगातार आतंकी इस कोशिश में। और खबर यह भी है कि शायद ड्रोन के जरिए इस बैग को सीमा के इस पार गिराया गया था। हालांकि आनन फानन में बमों को डिफ्यूज किया गया। आशंका की बारूद से भरे इस बैग को ड्रोन के जरिए भेजा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस बैग की। इसी बैग के अंदर वो आईडी था जिसे सेना ने और एजेंसियों ने तबाह किया है ब्लास्ट कर। लेकिन पुलिस स्टेशन के बेहद करीब ये मिला है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। और हैरान करने वाली बात यह भी थी कि ये जो बैग है पुलिस थाने के बहुत करीब मिला है, यानी उस इलाके की प्रॉपर रेकी की गई थी। और ड्रोन से जब वो बम गिराया गया, कैसे शहर के बीच में पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपसे साझा कर रहे हैं। जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम, धमाके से ही नाकाम हुआ आईईडी। जम्मू में आतंकियों की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। जम्मू के फलिया मंडल इलाके में सड़क किनारे मिले संदिग्ध विस्फोटकों को नाकाम कर दिया गया। सोमवार देर शाम जम्मू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फलिया मंडल इलाके में एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर सुरक्षा बलों को मिली। संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। यह इलाका एयरपोर्ट के पास आता है, इसलिए एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। बम स्क्वाड की दस्ता भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गया। जांच में सामने आया कि संदिग्ध बैग में 2 आईईडी रखे हुए हैं। दोनों आईडी का वजन करीब 550 ग्राम है। इसके अलावा दोनों आईडी अलग अलग टाइमर के साथ अटैच थी, मतलब टाइम फिट कर इसमें कभी भी धमाका किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आईडीज जो कि एक बैग में थे उन्हें निष्क्रिय किया गया है। तमाम आला अफसर यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूद हैं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यहां पर दस्ता मौजूद है। 2 आईडीज जो हैं एक बैग में रखी गई थी, डेटोनेटर थे, कुछ वायर्स उनके साथ मौजूद थी और पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन किया गया है। कुछ देर पहले ही एक बड़े ब्लास्ट से जो है वो इस दोनों आईडीज को निष्क्रिय किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 कोशिशें यहाँ पर की गई हैं। बम मिलने की पुष्टि के साथ ही इसे नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। आनन फानन में बम स्क्वाड की टीम ने इसे खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने पहले आसपास के इलाके को खाली करवाया और फिर आईईडी से भरे बैग को धमाके के साथ उड़ा दिया, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। आईईडी को नाकाम करने के वक्त सेना और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अगर यहाँ इस पूरे इलाके की बात की जाए तो ये सरहदी इलाका जो है वो पड़ता है। सरजीवन आपको लगातार विजुअल्स वहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इस इलाके की अगर बात की जाए तो सरहद के पास का इलाका है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर नई साजिशें जो हैं वो रची जाती हैं। इस बीच इस ऑपरेशन में जो है 2 आईडीज जो कि आधा किलो की थी, टाइमर आईडीज थी, उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है। कोशिश थी कि इस इलाके में जो है किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों के अनुसार आईईडी से भरे इस संदिग्ध बैग को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भी भेजने की आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन खुफिया एजेंसियां सभी एंगल से जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ बम मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि आईईडी का इस्तेमाल किसी आतंकी साजिश में किया जा सकता था, जिससे समय रहते खत्म कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा के हत्यारे को पुलिस रिमांड पर भेजा गया कस्टडी पर। 5 दिन वो पुलिस की कस्टडी पर रहेगा। और बड़ी बात यह है कि अब पुलिस
इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे जो 35 टुकड़े उसके शव के करके श्रद्धा के आफ्ताब ने भेजे थे वो कहां पर फेंके गए थे। हालांकि खबर यह कि 12 जो हिस्से हैं शरीर के उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और सबूतों को लेकर तमाम पूछताछ जारी है। और जंगल में लाश के टुकड़े जहां जहां फेंके गए वहां पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़ी खबर यह भी है कि आफ्ताब ने अपना जुर्म जरूर कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि आखिर इतने जघन्य अपराध को करने के लिए कहां से उसके पास आइडिएशन आया। कहा यह जा रहा है कि एक वेब सीरीज के जरिए उसे यह आइडिया मिला था। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 19 मई को यह हत्या होती है। 5 महीने बीत जाते हैं, सवालों के घेरे में पुलिस भी है कि कैसे आखिर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि पूरे मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट आपसे साझा कर रहे हैं। प्यार पर खंजर, 35 टुकड़ों वाला मर्डर। मुंबई में मोहब्बत की, दिल्ली में खूनी कहानी। जान से कैसे जल्लाद बना आफ्ताब। फ्रिज खरीदा, आरी ली और शव के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद 18 दिन तक ये कसाई रोज शव के टुकड़े दिल्ली के जंगल में फेंक देता था। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजधानी दिल्ली की है और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया आफ्ताब नाम के शख्स ने, जिसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात 6 महीने पहले की है, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली।